हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम क्या होते हैं, उनके ग्राफ हम लोगों ने देखना शुरू किया था। तो यहाँ पर नियम दिए गए हैं, यहाँ पर नियम लिखे गए हैं। किसी धातु पृष्ठ से जो पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनके उत्सर्जन की दर तीव्रता के समानुपाती होती है। अगला नियम था फोटो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती तो वो किस पर निर्भर करती है? गतिज ऊर्जा पर निर्भर। आवृत्ति पर निर्भर नहीं कर रही थी ना, और जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती वो आवृत्ति पर निर्भर करती है और धातु के कार्यफलन पर निर्भर करती है। अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर नहीं करेगी। अगर आवृत्ति पर निर्भर कर रही तो तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, फोटॉन आकर के गिर रहे हैं, विकिरण आकर के गिर रहा है, तो वहां उनके बीच में कोई समय पश्चता नहीं होती, जैसे गिरेगा वैसे चला जाएगा। तो ये नियम थे, इनकी व्याख्या करते हैं हम लोग आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण से। यही से क्वेश्चन बनेंगे बोर्ड में, जो भी न्यूमेरिकल बनने होंगे। तो आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण पढ़ें। तो आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण पढ़ने से पहले ये किसके आधार पर दी गई तो देखते हैं। तो आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या की थी, जो पढ़े थे हम लोगों ने ना पिछली क्लास में, जो भी देखे। नियमों की संतोषजनक व्याख्या की, या कह सकते व्याख्या की, मतलब ऐसी व्याख्या की लोगों ने मान लिया उसे। ठीक है, ये व्याख्या की। दूसरा पॉइंट, इन्होंने कहा जो विकिरण यहां पर गिर रहे हैं, विकिरण बेसिकली प्रकाश के बारे में बात कर रहे हैं। ये प्रकाश, इन्होंने कहा जो प्रकाश होते हैं वो छोटे छोटे कणों से बना है, छोटे छोटे कणों से बना है, बना है। ठीक है, इन छोटे छोटे कणों को उन्होंने नाम दिया फोटान, या जनरली हम इन्हें क्वांटा कहते हैं, क्वांटा कहा जाता है। तो फोटान या क्वांटा कहते हैं। फोटान और क्वांटा के बारे में डिटेल बात की जाएगी क्या होता है, लेकिन अभी इन्होंने जो बताया था वो आइंस्टीन ने प्रकाश, जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत था, उसके आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कर दी। ठीक है, फिर विकिरण या फिर प्रकाश के बारे में बताया कि जो प्रकाश होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, और प्रत्येक फोटान विकिरण के बारे में बात कर रहे हैं। तो विकिरण इसी रूप में चलता है कि निश्चित ऊर्जा होती है, ठीक है, निश्चित ऊर्जा होती है। इसकी ऊर्जा को लिखना इन्होंने सिखाया, E बराबर E इंटू एच इंटू न्यू, E बराबर एच न्यू लिखा जाता है। ये होता है विकिरण की ऊर्जा। बात किया था हम लोगों ने पहली क्लास में भी, विकिरण की ऊर्जा होती है, ये विकिरण की ऊर्जा हो गई। यहां पर ये होता है प्लांक नियतांक, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट ईयर में, प्लांक नियतांक होता है। ठीक है, और यहां पर न्यू जो होता है आपतित विकिरण की आवृत्ति होती है, आपतित विकिरण की आवृत्ति। ठीक है, आपतित विकिरण की आवृत्ति होती है। और इस H की वैल्यू अगर लिखी जाए तो क्या लिखते हैं? 6.626 गुणा 10 की घात -34। यूनिट जरूर याद रखेंगे, जूल इंटू सेकेंड लिखा जाता है। ये होती है H की वैल्यू। तो ये प्रकाश वैद्युत समीकरण के बारे में इतना बेस है, ये हमें लेकर के चलना है। ठीक है, तो इन्होंने किसी भी विकिरण की ऊर्जा लिखना सिखाया। अब विकिरण में आवृत्ति होती है। आवृत्ति किसका गुण? तरंग का गुण है। आवृत्ति तरंग का गुण हो गया। और इन्होंने कहा जो विकिरण चलता है उसमें जो ऊर्जा होती है असतत रूप में चलती है। विकिरण में ऊर्जा जो होती है असतत रहती है, और ये छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलती है।
छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलती है, पैकेट के रूप में चलती है। यह बात इन्होंने बताई थी। ठीक है, तो विकिरण ऊर्जा जो होती विकिरण के अंदर वो सतत नहीं होती, असतत होती, मतलब छोटे छोटे पैकेट के रूप में ऊर्जा बंधी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऊर्जा लिखी जाएगी तो हम लिख सकते हैं hc बटा लैम्डा है। न्यू को क्या लिखते हैं, हम लोगों को पता है न्यू को लिखा जाता है न्यू इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई में लैम्डा लिखते हैं। तो अगर सी डिवाइडेड बाई लैम्डा लिखेंगे तो ई की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, hc डिवाइडेड बाई में लैम्डा लिखा जाएगा। ठीक है, ये ऐसे लिखी जा सकती है। और अगर हम ऐसे लिखेंगे इस विकिरण की ऊर्जा को तो विकिरण की ऊर्जा 2h न्यू लिखा जाएगा, 3h न्यू लिखा जाएगा, 4h न्यू लिखा जाएगा, 6h न्यू लिखा जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं 1.5h न्यू लिखा जाएगा, 2.5h न्यू लिखा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पैकेट के रूप में चलेगा तो कंप्लीट पैकेट्स होंगे, और पैकेट होंगे तो उनको हम कण मानकर चलेंगे। देखो विकिरण भी कह रहे हैं, तरंग भी है, कण भी है। इसको हम लोग कंक्लूड आगे करेंगे, लेकिन अभी के लिए जो उन्होंने माना था वो मान के इतनी चीजों को लिख लेते हैं। अब इन्होंने कहा आगे पॉइंट देखो क्या है, आगे इन्होंने बताया कि जो विकिरण होता है, विकिरण विकिरण के पास में ऊर्जा कितनी है, E बराबर में h न्यू है, जहां न्यू उस विकिरण की आवृत्ति है। कहते हैं कि ये अपनी ऊर्जा का कुछ भाग कार्यफलन में तथा शेष भाग, जो बचा हुआ भाग होगा ना, कुछ भाग कार्यफलन में चले जाएगा क्योंकि हर एक धातु का कार्यफलन तो होता ही है। शेष भाग उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है, गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। ये हो गया, गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब इन्होंने ये लिखा है एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन ही है और कुछ खास नहीं है, तो यहां पर हम उसे बनाते हैं ताकि समीकरण भूले ना दोबारा से। ये है हमारे पास धातु पृष्ठ, ये धातु पृष्ठ है। इस धातु पृष्ठ के ऊपर आकर के विकिरण गिर रहा है, ये विकिरण आकर के गिर रहे हैं। इनकी ऊर्जा E बराबर किसके है, h न्यू के बराबर है। इस धातु का कार्यफलन दिया गया है, कार्यफलन दिया गया है, वो कितना है मान लेते हैं W दिया गया है। और यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी गतिज ऊर्जा, बेसिकली जो गतिज ऊर्जा होती वो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अधिकतम गतिज ऊर्जा जो लिखी जाती है उसे हम लिखते हैं KE मैक्सिमम, ऐसे लिखते हैं। KE होती काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम लिख दिया। अब ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का जो सूत्र लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, काइनेटिक एनर्जी का जो सूत्र लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, हाफ m। इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान तो होगा, यहां पर द्रव्यमान कम ज्यादा तो होगा नहीं, तो ये V मैक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो जाएगी अधिकतम गतिज ऊर्जा। सही है। अब ऊर्जा की समीकरण लिखनी रह गई, उसे लिख दो, उसी को कहते हैं प्रकाश वैद्युत समीकरण आइंस्टीन की। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऐसे लिख देते हैं कि E ऊर्जा आकर के गिरी, ठीक है, कार्यफलन में खर्चा हो गई W। तो देखो ये आपतित ऊर्जा है, आपतित विकिरण की ऊर्जा, आपतित विकिरण की ऊर्जा है। यहां पर W क्या है, कार्यफलन है। तो देखो जितनी ऊर्जा आई थी उसमें कुछ ऊर्जा कार्यफलन में चली गई, जो बची हुई ऊर्जा होती है वही चली जाती है KE मैक्स में। ऐसा हो गया, ठीक है। तो KE मैक्स में चली गई। या फिर इसको ऐसे भी लिख देते हैं कभी कभी, कैसे कहते हैं कि खर्चा होने वाली ऊर्जाएं लिख दो, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा जो मिलेगी साथ में कार्यफलन मिलेगा, वो किसके बराबर होना चाहिए, E के बराबर लिखा होना चाहिए। यही बात है। तो चाहे इस तरह से लिखा जाए तो भी सही है, चाहे इस तरह से लिखा जाए तो भी सही है, इस दोनों का मतलब सेम निकल के आएगा। अब इनके कुछ पॉइंट्स हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। इसी को कहा जाता है प्रकाश आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण।
आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण कहा जाता है इसे। यह आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण होती है। इसको रिलेट करते हैं इधर नए तरफ। रिलेट क्या करना है, हम जानते हैं जो E होता है वो क्या लिखा जाता है, यहां लिखना होगा, लिख देना, चूंकि E बराबर लिखा जाता है h न्यू और W बराबर क्या लिखा जाता है h न्यू नॉट। या इसको लिखना चाहो तो कह सकते हो hc बटा लैम्डा और इसे लिख सकते हैं hc बटा लैम्डा नॉट लिख सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास पता ही है के ई मैक्स, वो क्या लिखी जाती है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी मैक्स का स्क्वायर बन जाएगा। ये मान अगर यहां रख दिए जाए समीकरण 1 में, या उधर रख लो, इधर रख लो, चाहे जहां रख लो, तो क्या लिख सकते हैं, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, पहले उधर वाले में रख रहे हैं, बराबर में क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ एम वी मैक्स का स्क्वायर लिखा जाएगा। ठीक है, वी मैक्सिमम का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां से अगर एच कॉमन ले लिया जाए तो क्या लिख सकते हैं, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम, यहां पर लिख सकते हैं वी मैक्स का स्क्वायर लिखा जाएगा। एक तो ये समीकरण मिल गई, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। तीसरी समीकरण कैसे लिख सकते हैं, ये वाले मान रख दो लैम्डा के टर्म में, तो लैम्डा के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसे, यहां पर लिखेंगे एच सी बटा लैम्डा माइनस एच सी बटा लैम्डा नॉट बराबर क्या लिखेंगे, तो के ई मैक्सिमम लिखा जाता है, ऐसा लिखेंगे। और के ई मैक्सिमम किसके बराबर होता है, यहां नए पेज पर चलते हैं, ये चीजें समझ में आई होंगी। जो ऊर्जा आकर के गिरी, कुछ ऊर्जा कार्यफलन में चली गई, बची ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में मिलेगी। इसको आगे और थोड़ा रिलेट करते हैं, इधर व्याख्या है, इधर नया पेज ऐड कर लेते हैं। एच सी बाय लैम्डा, ये है एच सी बटा लैम्डा माइनस एच सी बटा लैम्डा नॉट, ये बराबर निकल के आया है हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिखा गया। दूसरी समीकरण बन गई हमारे पास, ये तीसरी समीकरण है। ये एक और चीज लिखी गई थी, याद होगा, कि जो हाफ एम वी स्क्वायर लिखी जाती है अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है ना, और अधिकतम गतिज ऊर्जा को अगर हम अंतक वोल्टता के साथ लिखें तो ईवी नॉट के बराबर लिख देते हैं, जहां पर वी नॉट क्या होता है, अंतक वोल्टता, कट ऑफ वोल्टेज होता है, वोल्टता, ये अंतक वोल्टता हो जाती है। अब अगर आगे बात करें, अंतक वोल्टता हो गई, आगे बात करते हैं तो इसकी वैल्यू को अगर हम रिप्लेस कर देते समीकरण 2 और 3 में, तो लिख देते हैं समीकरण 2 से। दूसरी समीकरण क्या लिखी गई है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू, देख लो, ये देखो लिखा है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, तो बराबर हाफ एम बी स्क्वायर को लिख दो वी नॉट के बराबर, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। एक और यहां पर यहीं लिख लेते हैं, ग्राफ एक साथ बना लेंगे अभी। यहीं पर समीकरण 3 से, तो 3 क्या है हमारे पास, एच सी बटा लैम्डा माइनस एच सी बटा लैम्डा नॉट बराबर क्या लिख सकते हैं इसे, ईवी नॉट के बराबर लिख सकते हैं। ये हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। इसे लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 4, इसे लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 5। जितनी भी इक्वेशन लिखी गई सब प्रकाश वैद्युत समीकरण ही हैं, बस उन्हीं को सॉल्व कर दिया अलग अलग केस के लिए। अब बात आती है इनके ग्राफ खींचने की, कि इनके ग्राफ कैसे खींच सकते हैं हम, इंपॉर्टेंट रहते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। तो ग्राफ खींचना शुरू करते हैं, जो पिछली क्लास में खींचे थे उनको देखते हैं। सबसे पहला समीकरण 4 का ग्राफ खींचो। तो अगर हम बात करते हैं समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या कहती है, समीकरण 4 बता रही कि यहां पर अगर हम लिखते हैं एच न्यू बराबर, तो लिख देंगे ईवी नॉट और साथ में क्या लिख सकते हैं, प्लस एच न्यू नॉट। बोलो सही है, हाँ सही है। तो ये हमारा लिखा गया कुछ इस तरह से, सही है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट सही लिखा गया। तो अगर यहां से हम वैल्यू निकाल लेते हैं न्यू की, तो न्यू बराबर लिखा जाएगा न्यू नॉट और यहां पर लिख देंगे हम प्लस का, ये लिखा जाएगा ई बाई एच इंटू में वी नॉट लिखा जाएगा। यहां पर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम इसे। अगर ऐसे नहीं लिखना हो तो दूसरे केस में भी हम इसे लिख सकते हैं, जैसे यहां पर आवृत्ति और वोल्टता में हमें ग्राफ बनाया था, यहां पर देखो ग्राफ है, ये देखो आवृत्ति
और वोल्टता में ग्राफ खींचा था, लेकिन अधिकतम गतिज ऊर्जा उधर थी, तो वो उधर अधिकतम गतिज ऊर्जा हो गई, आवृत्ति के बीच में ग्राफ खींचा गया था। तो वही है न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर के ई मैक्स लिखा गया था। तो यहां पर वापस आओ, यहां पर इसको ऐसे लिख देते हैं या फिर ऐसे ही लिखा रहने दो, जैसा चाहो वैसा। क्या लिख देते हैं, लिखा है हमारे पास ई वी नॉट बराबर एच न्यू, सही है, माइनस में क्या लिखा गया, एच न्यू नॉट। एक काम करो, इसे डिवाइड कर दो इसे, तो वी या वी नॉट लिखना चाहो वी नॉट लिख दो, एच न्यू या एच बाई ई इंटू न्यू बन जाएगा, माइनस का एच बाई ई इंटू में न्यू नॉट बनेगा। ये तो देखो सी जैसा व्यवहार करेगा, और यहां पर ये कैसा व्यवहार करेगा, एम जैसा। ये किसके जैसा, एक्स जैसा, तो हम इसे मान लेते हैं वाई जैसा व्यवहार करेगा। तो समीकरण क्या है ये, y बराबर एम एक्स प्लस सी, और याद होगा y बराबर एम एक्स प्लस सी का ग्राफ एक सरल रेखा निकल के आता है। और ये ग्राफ में क्या लिखेंगे, सारी चीजें देखो, पहले इसका जो स्लोप निकल के आएगा, देखो कुछ ना कुछ इसका वाई अक्ष पे कटान, और कटान कैसा, माइनस में, तो माइनस में ये कटान हो जाएगा कुछ इस तरह से। उसके बाद में यहां पर इधर लिख रहे हैं हम लोग v है, और इधर क्या लिखा गया है, न्यू है, तो यहां पर न्यू हो जाता है न्यू नॉट के बराबर, और ये सीधी रेखा आती है। और अगर यहां पर हम इसका स्लोप निकालें थीटा, तो tan थीटा अगर लिखा जाएगा तो इस केस में क्या होगा, देखो h बटा ई लिखा जाएगा। तो जब भी कभी हमें v वर्सेस यहां पर न्यू ग्राफ दिया गया हो, तो उसका स्लोप h बटा ई लिखा जाता है। स्ट्रेट लाइन आती है, यहां पर ये जो होता है वो कार्यफलन होता है, कार्यफलन होता है, ठीक है, ये कार्यफलन होता है, क्योंकि देखो यहां पर ये निगेटिव लिखा गया है, यही तो क्या होता है, W होता है, तो वही कार्यफलन यहां लिखा गया है। तो कभी भी V और न्यू में ग्राफ निकल के आए तो ऐसा ग्राफ बना सकते हैं। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। और अगर ऊर्जा में डायरेक्ट ग्राफ बनाना चाहें तो ऊर्जा में डायरेक्ट ग्राफ बना सकते हैं, वो यहां पर बनाया गया था, देखो ये वही ग्राफ है ऊर्जा का डायरेक्ट का ग्राफ, कि कैसे बनेगा, जब निगेटिव रहेगा तो वहां पर कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा, जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो एक निश्चित आवृत्ति के बाद इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कर सकते हैं इसके आधार पर। तो व्याख्या तो अभी नहीं, इसमें जो समीकरण बनी है वो एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं फटाफट, कि आइंस्टीन ने जो क्वांटम सिद्धांत पढ़ा था प्लांक का, उसके आधार पर कहा कि जो विकिरण होते हैं वो ऊर्जा जो होती है उनमें वो सतत नहीं होती, वो डिस्क्रीट होती, विविक्त होती है। और विविक्त ऊर्जा को हम लोग किस रूप में बांट सकते हैं, छोटे छोटे कणों के रूप में बांट सकते हैं। उन छोटे छोटे कणों को फोटान या क्वांटा कहा जाता है, फोटान या क्वांटा कहते हैं। प्रत्येक फोटान की एक निश्चित ऊर्जा होती है जिसको एच न्यू के साथ लिखा जा सकता है, ठीक है। ये बात हो गई, यहां पर इसको रिलेट करना सीखा। विकिरण में ऊर्जा होती वो असतत होती है, या फिर इसे लिखा जाता है विविक्त, विविक्त भी लिखा जाता है। तो विविक्त लिखा हो या असतत लिखा हो एक ही बात है, छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलती है। इन छोटे छोटे पैकेट को फोटान या क्वांटा कहा जाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जो विकिरण आकर के गिरेगा उसकी कुल ऊर्जा होगी कुछ, वो कुछ ऊर्जा धातु की कार्यफलन में चली जाएगी, और जो बची ऊर्जा होगी उसे गतिज ऊर्जा के रूप में मिल जाएगी। और हम फाइनली ये इक्वेशन लिख पाते जिसे कहते हैं आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। वैसे एक से लगा करके जो 4-5 नंबर समीकरण लिखी गई सब प्रकाश वैद्युत समीकरण ही है, सॉल्व करके लिखा गया है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, याद रखना है, न्यूमेरिकल भी इस पर पूछ सकता है बना करके। तो यहां याद रखेंगे कि जो tan थीटा होता है वो h बाई ई आता है। tan थीटा क्या लिखा जाता है, तो हम लोग जानते हैं tan थीटा लिखा जाएगा, तो क्या लिखेंगे, तो ये लिखा जाएगा कुछ वैल्यू v, मान लेते v नॉट है किसी टाइम पर, या v1 है, और डिवाइडेड बाय में क्या लिखा जाएगा, न्यू1 लिखा जाएगा। जो भी लिखा गया होगा वो वोल्टेज डिवाइडेड बाय में आवृत्ति करके निकालेंगे वहां से, और उसको h बाई के बराबर करके यहां से इसकी वैल्यू पूछी जाती है। तो इस तरह से हम आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण को पढ़ते हैं। आई थिंक ये समझ में आया होगा कि आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखी कैसे जाती है और उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है और किसके लिए वो मान्य है। तो ऊर्जा संरक्षण के ऊपर आधारित है, उससे हम लिख सकते हैं उसे। तो ये थी क्लास जिसमें हम लोगों ने आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण निकालना सीखा, उसके ग्राफ सीखे। अगली क्लास में हम इनके आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम की व्याख्या करेंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।